लास्ट टाइम पे मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया था वो पढ़ा दिया था आपको, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा करंट के बारे में और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एक करंट हमारी होती है जिसको बेसिकली हम थर्मल जनरेटेड करंट या लीकेज करंट बोलते हैं। सबसे पहले इस लीकेज करंट को समझते हैं कि लीकेज करंट क्या होती है, जो कि हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल में थोड़ा सा इस करंट के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये लीकेज करंट क्या होती है, लीकेज करंट, व्हाट इज द मीन ऑफ लीकेज करंट। तो मैंने आपको जैसे पीडीएफ नोट्स में शेयर भी किया है कि मैंने लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट और माइनॉरिटी कैरियर्स करंट। हम आपको बता चुके थे कि हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हो तो उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक होते हैं जिनको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जिनको बेसिकली क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। अगर हमारा एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे और होल माइनॉरिटी कैरियर्स में होंगे। अगर पी टाइप का है तो होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे। ठीक है, तो अगर लीकेज करंट को मैंने लिखा है दिस इज आल्सो कॉल्ड ए रिवर्स सैचुरेशन करंट और माइनॉरिटी करंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर जनरेटेड और थर्मल जनरेटेड करंट। इट्स नेवर डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द मटेरियल्स। तो जो आपकी लीकेज करंट होती है हमेशा टेम्परेचर पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट होती है। इसका इस पर्टिकुलर करंट का अगर आप कोई सप्लाई वोल्टेज लगाते हो, अगर आप कोई सप्लाई वोल्टेज लगाते हो तो उस सप्लाई वोल्टेज का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो इस पर्टिकुलर वैल्यू की, इस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू चेंज होती है। इसलिए इसको बोला जाता है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करने पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट होती है। अब ये बात आती है ये किस तरीके से बढ़ती है। तो ये ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल पाया गया है कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करें तो जो लीकेज करंट की वैल्यू है वो 7% क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द लीकेज करंट इज जस्ट डबल। ठीक है, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड द लीकेज करंट इज जस्ट टू बी डबल। तो मैंने लिख, ठीक है, तो इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई नॉट मतलब लीकेज करंट आई नॉट टू इक्वल टू आई नॉट 1 इंटू 2 की पावर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या होता है आपका लीकेज करंट का बेसिकली क्या है, एक तरह का फॉर्मूला है। आई नॉट टू इक्वल टू आई नॉट 1 इंटू 2 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई 10। तो जैसे कि एक आपका बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछा जाता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंपैरिजन पूछा जाता है। लोग पूछते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल में कौन सा मटेरियल बेस्ट है। तो लोग बोलते हैं कि सिलिकॉन मटेरियल इसलिए बेस्ट है क्योंकि सिलिकॉन मटेरियल आपका अर्थ पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ठीक है, जबकि जर्मेनियम ऐसा नहीं है। पर ये तो हो गया इसका नॉर्मल एक नॉन टेक्निकल आंसर हो गया। पर एक टेक्निकल आंसर देखा जाए तो ये होता है कि जो सिलिकॉन मटेरियल्स होता है उसका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, यानी कि जो लीकेज करंट होता है सिलिकॉन मटेरियल का, ये काफी लेस होता है एज कंपेयर टू द जर्मेनियम। तो जो सिलिकॉन का जो लीकेज करंट होता है वो जर्मेनियम के कंपैरिजन में काफी लेस होता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो आई नॉट मतलब सिलिकॉन के लिए जो लीकेज करंट के वैल्यू जो होता है वो नैनो एम्पियर में होता है, जबकि हम आई नॉट फॉर जर्मेनियम के लिए अगर लीकेज करंट का वैल्यू देखें तो वो माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है। तो सिलिकॉन के लिए जो लीकेज करंट है वो नैनो एम्पियर में है, जबकि जर्मेनियम के लिए लीकेज करंट आपका कैसा है, माइक्रो एम्पियर में है। तो हम अगले वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि जो आई नॉट जर्मेनियम है वो आई नॉट जर्मेनियम हमारा आई नॉट सिलिकॉन से ज्यादा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लीकेज करंट जर्मेनियम के लिए है वो हमारा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन मटेरियल के लिए हमारा लीकेज करंट कैसा है, ज्यादा। इट इज एन कंसेप्ट ऑफ एन लीकेज करंट। मैं फिर से एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि लीकेज करंट कुछ नहीं होती, एक थर्मल जनरेटेड करंट होती है कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लीकेज करंट का सप्लाई वोल्टेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इट इज द सेकंड पॉइंट। अगर हम मटेरियल्स के कंपैरिजन की बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के केसेस में जो जर्मेनियम में है वो लीकेज करंट बहुत ज्यादा होती है और जर्मेनियम में जो लीकेज करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, जबकि अगर हम सिलिकॉन मटेरियल की बात करें तो उसके लिए लीकेज करंट नैनो एम्पियर में होती है। यही रीजन है कि हमारा सिलिकॉन मटेरियल ज्यादा यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, बिकॉज सिलिकॉन मटेरियल में लीकेज करंट हमारी काफी कम होती है। लीकेज करंट बेसिकली एक तरह का हमारा अनवांटेड सिग्नल होता है जो हमारे किसी भी सर्किट या किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस में क्या करता है, एक बैड इंपैक्ट डालता है। अगर हमारा लीकेज करंट किसी सिस्टम में ज्यादा होगा तो हमारा सर्किट एक तरीके से लीकेज, अगर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई आपके पास एक वाटर टैप, एक वाटर पाइप है, अगर उसमें लीकेज ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर का फ्लो में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना। इसी तरीके से किसी भी सिलिकॉन मटेरियल्स में अगर हमारा जो करंट का फ्लो हो रहा है, अगर उसमें करंट आपकी लीक करेगी
यानी करंट आपकी लीकेज करंट अगर ज्यादा होगी तो उस डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा होगा, बैड होगा। तो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बेटर परफॉर्मेंस होने के लिए ये कंडीशन मैंडेटरी है कि जो उसमें लीकेज करंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए। और आपको ये दिख भी रहा है कि जो सिलिकॉन का लीकेज करंट है वो किसमें, नैनो एम्पियर में है, और जर्मेनियम का आपका लीकेज करंट आपका किसमें, माइक्रो एम्पियर में। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो डिवाइसेस जो सिलिकॉन मटेरियल से तैयार करी जाती है उनमें आपका बेटर परफॉर्मेंस होता है एज कम्पेयर टू द जर्मेनियम मटेरियल। इट इज द कंसेप्ट ऑफ एन लीकेज करंट। ठीक है, अगला आता है आपका डिफ्यूजन करंट। व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट? मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा डिफ्यूजन करंट के बारे में हिंट भी दिया था और मैंने आपकी पीडीएफ में लिखा है, डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। आपको पता है ना कि जैसे कि अगर एक दो वाटर लेवल टैंक है, दो वाटर लेवल टैंक है, ठीक है, एक वाटर लेवल टैंक ये है और एक वाटर लेवल टैंक आपका ये है, ठीक है, ये दोनों एक पाइप से कनेक्टेड है, इसमें पानी है, इसमें इस वाटर लेवल में पानी ऊपर तक है और इस वाटर लेवल में पानी कितना है, नीचे तक है। तो फाइनली क्या होगा, वाटर आपका हाई लेवल से क्या करेगा, लो लेवल तक फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि आपका दोनों वाटर का लेवल कैसा ना हो, बराबर ना हो जाए। बस यही कंसेप्ट को हमने यहाँ पे डिफ्यूजन करंट के कंसेप्ट यूज किया। यहाँ पे क्या है, वाटर लेवल है और हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन इज नेचुरल प्रॉपर्टी। तो ये एक तरीका सा कैसा सिस्टम है, ये एक तरह का आपका एक नेचुरल सिस्टम है। तो हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन इज नेचुरल प्रॉपर्टी, इट इज डिफाइंड एज माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इस तरीके से हम डिफ्यूजन प्रोसेस को कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं और एक हमारे पास कैसे मटेरियल्स होते हैं, इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। तो दोनों के लिए डिफ्यूजन बेसिकली क्या रहेगा, आपका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फिनोमेना रहेगा, ठीक है। तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फिनोमेना को यूज करके हम डिफ्यूजन प्रोसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक सिंपल सा एक इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, हमने माना ये हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसमें कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट माना ए और ये पॉइंट हमने माना बी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि बी पॉइंट पे जो हमारे क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन है, जो बी पॉइंट पे हमारे कैरियर कंसंट्रेशन है, कैरियर कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन, फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है। और ए पॉइंट पे क्या है हमारे कैरियर कंसंट्रेशन, बी पॉइंट पे कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और ए पॉइंट पे कैरियर कंसंट्रेशन कैसे है, कैरियर कंसंट्रेशन आपके लो है, ठीक है। तो अगर बी पॉइंट पे कैरियर कंसंट्रेशन हाई है, ए पॉइंट पे कैरियर कंसंट्रेशन लो है, तो सिंपल सी बात है कि कैरियर कंसंट्रेशन कैसे मूव करना चाहेंगे, आपके कैरियर कंसंट्रेशन आपके बी से ए की तरफ क्या करना चाहेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे। और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक ए और बी कैसे नहीं हो जाए, फ्लैट ना हो जाए। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में बोल सकते हैं। अगर हम ये बोल दें तो अब हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होगा, वो हमारे पास दो तरह का होगा। एक हमारे पास कैसा होगा जिसको बेसिकली हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोलेंगे, और एक हमारे पास क्या होगा जिसको बेसिकली हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोलेंगे। तो अगर हम ये इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हम करंट डेंसिटी के फिनोमेना का करंट डेंसिटी को कैलकुलेट कर, अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, इस लेंथ को अगर मैंने x मान लिया, अगर इस लेंथ को मैंने x मान लिया, तो यहाँ पे हम करंट डेंसिटी जेपी को डिफाइन कर सकते हैं, जेपी इक्वल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माइनस डीईपी डिवाइडेड बाय डीएक्स। ये हमने मान लिया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल लिया मैंने। और करंट डेंसिटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल डी ऑफ ई ऑफ एन डिवाइड बाय डीएक्स। डी ऑफ एन का, डी ऑफ ईपी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द ये पर्टिकुलर पूरी लेंथ है एक्स। इसी तरीके से ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका एक तरह का स्लोप ही है, वाई स्लोप, एक्स में क्या है आपका लेंथ है और वाई में क्या है आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिफाइन करें, अगर मैं सपोज एक होल की बात करूं, एक ऐसा टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है जिसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रहते हैं। तो अगर हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लें, ये हमने एक्स का प्रोफाइल लिया और ये हमने होल्स के प्रोफाइल लिया, तो इसमें दो तरीके होंगे, या तो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीजिंग टाइप में होगा, यानी कि एक हमारा प्रोफाइल इस तरीके से होगा,
या फिर हमारा जो एक प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी ये वाला प्रोफाइल जो है वो हमारा डिक्रीजिंग प्रोफाइल है और ये वाला प्रोफाइल क्या है, हमारा इंक्रीजिंग प्रोफाइल है। तो देखिए आपको ये पता है कि ये कुछ इस तरीके से आपके जो होल्स हैं, ये क्या है आपका ए पॉइंट है, ये क्या है आपका बी पॉइंट है, ये क्या है आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका फिगर नंबर 1 है और ये क्या है आपका फिगर नंबर 2 है। सबसे पहले फिगर नंबर 1 में आप ए पॉइंट को देखिए। ए पॉइंट में क्या होगा कि जो होल्स होते हैं वो होल्स क्या करेंगे, आपके होल्स आपके क्या करेंगे, फाइनली आपके जो होल्स हैं वो ए से बी पोजीशन में आने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपके होल्स ए से बी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे तो देखिए, तो इस अगर आपके होल्स क्या कर रहे हैं, होल को मिला के आपके लेफ्ट से राइट पोजीशन में जा रहे हैं, अगर आपके होल्स लेफ्ट राइट पोजीशन में जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इफेक्टिव करंट है वो भी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, जेपी हमारी करंट हो चाहे करंट डेंसिटी हो, हमारी क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है जिस डायरेक्शन में हमारे होल फ्लो होते हैं। तो अगर हम सपोज किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो हमने अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का पूरा स्लोप निकालने की कोशिश किया तो उसका स्लोप किस क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्लोप है वो नेगेटिव है और करंट की डायरेक्शन कैसी है, मतलब स्लोप और जो हमारा स्लोप है और जो करंट है वो हमारे एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमारा क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये मैं बताऊंगा आपको। उसी तरीके से अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट में अगर हम यहाँ से स्लोप निकालने की कोशिश करें तो ये स्लोप तो हमारा थीटा पॉजिटिव निकलेगा, पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो ए से बी पॉइंट में मूव कर रहा है तो करंट कैसे जा रही है आपकी, कुछ ए से बी में जा रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो है आपकी लेफ्ट साइड में है, जबकि स्लोप कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो कुल मिला के पी के केस में हमारा साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए हम जब जेपी डिफाइन करते हैं तो जेपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं माइनस का डीईपी डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स। ये नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा स्लोप है और जो हमारी करंट है उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से हमारा क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोफाइल था ये होल के लिए प्रोफाइल था। उसी तरीके से अगर इस प्रोफाइल को हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रॉ करना चाहें, डिफ्यूजन करंट की प्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रॉ करना चाहें तो वही करेंगे। ये एक्स हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक डिक्रीजिंग प्रोफाइल हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इंक्रीजिंग प्रोफाइल हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको लें तो हमारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए है, ये फिगर नंबर हमने मान लिया 3 है और ये हमारा फिगर नंबर 4 है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, आपके लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो करंट कैसे मूव करेगी, राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। और इस सिस्टम का स्लोप भी कैसा है, नेगेटिव है, यानी करंट की डायरेक्शन और आपका स्लोप दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इस केस में आपका जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा जी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, डी ऑफ ई एन डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। तो ये तो हो गया हमारा फिगर नंबर 3 का सिस्टम। उसी तरीके से अगर हम फिगर नंबर 4 को देखें तो देखिए हमारा स्लोप क्या है, इस तरीके से पॉजिटिव है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे करंट की डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ से फिर से हमारा स्लोप कैसा आएगा, जी ऑफ एन, करंट और स्लोप दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जी डी ऑफ एन डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसे हमने पॉइंट नंबर 4 ले लिया। तो अगर हम होल के लिए डिफ्यूजन करंट को डिफाइन करना चाहें तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा के क्या लेके आते हैं, माइनस डी ऑफ पीपी इंटू ई डीपी बाई डीएक्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम होल के लिए डिफ्यूजन करंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम कितना लिखेंगे, डी ऑफ एन इंटू डी ऑफ एन डिवाइडेड बाई डी ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम होल या डिफ्यूजन, होल या इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट को डिफाइन करते हैं। तो टोटल डिफ्यूजन करंट कितनी हो जाएगी, टोटल डिफ्यूजन करंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल डिफ्यूजन करंट हमारी हो जाएगी, देखिए इसमें टोटल डिफ्यूजन करंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए टोटल डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस जी ऑफ पी, एक टोटल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। तो जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है आपकी, जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है आपकी, डी ऑफ एन इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू डी ऑफ एनपी, डी ऑफ एनपी डिवाइडेड बाई डीएक्स। डी ऑफ एनपी का मतलब ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, और होल की वैल्यू कितनी निकली है आपकी, माइनस का डीपी इंटू ई डी ऑफ ईपी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। डी ऑफ ईपी का मतलब क्या है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल का
कॉम्बिनेशन हो जाएगा फॉर द एन टाइप। उसी तरीके से एन टाइप के लिए क्वेश्चन क्या रहेगी वो मैंने आपको पीडीएफ नोट में शेयर कर रखा है, वो आप वहां से चीजों को देख सकते हैं। तो अगर हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में टोटल करंट डेंसिटी को निकालना चाहे तो टोटल करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जे ऑफ ड्रिफ्ट प्लस जे ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जे ऑफ ड्रिफ्ट प्लस जे ऑफ डिफ्यूजन। तो टोटल करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, देखिए तो टोटल करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, देखिए जे ऑफ ड्रिफ्ट फॉर एन एन पी प्लस जे ऑफ डिफ्यूजन फॉर एन एन पी। सारी वैल्यूज को रख के हम यहाँ से टोटल करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट डेंसिटी अगर हम जे की वैल्यू को कैलकुलेट करना था तो जो कितना निकलेगा, ड्रिफ्ट करंट कितना हो जाएगा, क्यू पी, ठीक है, म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आपको लास्ट क्लास से पढ़ाया था, प्लस ड्रिफ्ट करंट की बात हो रही है क्यू एन म्यू वन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस जे ऑफ डिफ्यूजन कितना हो जाएगा फॉर पी टाइप एन टाइप कितना हो जाएगा, डी ऑफ एन इंटू डी एन बाई डी एक्स माइनस डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो ये जो है आपकी, इसको क्या बोलते हैं हम, टोटल ड्रिफ्ट करंट। क्या है आपकी, टोटल ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और ये क्या है आपका, टोटल डिफ्यूजन करंट। ये क्या है, टोटल आपकी ड्रिफ्ट करंट है और ये क्या है आपकी टोटल डिफ्यूजन करंट है। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों को फाइनली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका करंट का कंसेप्ट था वो मैंने आपको खत्म कर दिया। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं शीट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शीट रेजिस्टेंस। देखिए शीट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, कुछ इस तरीके से आप एक तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं जिसका लेंथ मैंने कितना ले लिया, एल ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, इसका विड्थ कितना ले लिया, डब्ल्यू ले लिया, और इसकी थिकनेस कितनी ले ली, टी ले ली। इसकी थिकनेस कितनी ले ली, टी ले ली। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल सा, आर इज इक्वल टू कितना होता है, रो एल डिवाइडेड बाई, ठीक है, और एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू इंटू टी होता है। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू टी हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि जो हमारा, हमने मान लिया कि सपोज L इक्वल टू कितना हो गया, W हो गया। अगर L इक्वल टू W हो गया तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर उसको कैलकुलेट करें तो रो L डिवाइडेड बाई L, तो L से L तो आपका L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आपका L से L कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो अपॉन टी। ये जो R इक्वल टू रो अपॉन टी है, इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉल्ड एज ए शीट रेजिस्टेंस। तो ये क्या है आपका एक सिंपल सा शीट रेजिस्टेंस है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, शीट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक, ठीक है। तो शीट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं मोबाइलिटी। हमने आपको बताया था कि हम आपको मोबाइलिटी थोड़ा डीप में पढ़ाएंगे। तो अब आपका अगला टॉपिक है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं मोबाइलिटी। देखिए मोबाइलिटी का मतलब होता है मूविंग एबिलिटी, यानी कि किसी भी सिस्टम में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे आपकी क्या करेंगे, चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे। और चार्ज कैरियर्स अगर आपके मूव करेंगे तो फिर फाइनली आपका क्या करेगा, आपका वहां पे मोबाइलिटी का कंसेप्ट आएगा। तो इसका कुछ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रोफाइल है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ड्रॉ किया है सिलिकॉन के लिए, ये हमारा सिलिकॉन के लिए है। फिर मैंने ड्रॉ कर दिया ये, फिर मैंने ये ड्रॉ कर दिया कुछ जर्मेनियम के लिए, ठीक है, और फिर मैंने ड्रॉ कर दिया ये कुछ गैलियम आर्सेनाइड के लिए। देखिए मैं आपको लास्ट टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो म्यू इंटू ई होता है, यानी मोबाइलिटी को अगर हम देखें तो कुछ अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो डी वी डी अपॉन डी वी ई, ठीक है, इट्स नॉट डी वी ई, इट्स ए सिंपल डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोबाइलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मोबाइलिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रिफ्ट, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, मोबाइलिटी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर किसी सिस्टम में अगर आप फिगर नंबर सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन में क्या है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिलिकॉन में क्या था, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहे थे तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। पर एक पॉइंट पर क्या हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते भी चले जाएं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंटिन्यूसली
अगर आप कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते भी चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करने के बाद भी आपका जो फाइनली वेलोसिटी होता है वो आपका कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली आपका डीवीडी अपॉन डी, जो आपका डीवीडी अपॉन डी। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट टर्म पे पढ़ाऊंगा।